औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सो बच्चों, लास्ट टाइम देखें, मुझे पता है कि हिस्ट्री का जो लेसन है वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो रहा है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले कि इसकी डायनामिक्स हम ब्रेक डाउन करें, उनके आइडियाज़ को देखना एक्सप्लोर करें, उसकी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो आया कहाँ से। और वो इसके साथ साथ भी मैं आपको कुछ आइडियाज़ से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, लेकिन ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये चीज़ें डेवलपमेंट किस तरह हो। ठीक है। अच्छा। सो आज की जो स्टोरी है बच्चों, आज की है इस द इस्लामिक स्टोरी। ठीक है। कि मुस्लिम सिविलाइजेशन जो है वो उसने किस तरह फेस किया, उसके पास ये सारा मतलब तौरास किस तरह आई। हमने लास्ट टाइम जो कवर की थी चीज़ें कि 6 सेंचुरी से, मतलब यानी हमने अर्ली इंडियन फिलोसफी के अंदर इसके आंसर देखे, ग्रीक फलसफे में देखे और बाकी जगह पर देखे। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो पूरी क्रिश्चियन स्टोरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये हुआ था कि यहीं पर जब आप ये देख रहे हैं ना, पॉइंट नंबर, मैं आपको कहूँगा कि यानी इसके दरमियान, ये पॉइंट नंबर 3 और 4 के दरमियान बेसिकली, यानी ये हुआ था कि जब 180 के बाद जब जब क्रिश्चियनिटी जो राइज हुई है ना, 400 के अराउंड, राउंड अबाउट, तो यहाँ का जो डाटा है ना, ये इस जगह पर पर्जिया में भी पाया जाता था और स्पेशली सीरिया में पाया जाता था, शाम के अंदर। ठीक है। ये फ़लसफ़ा, ये जो यूनानी फ़लसफ़ा और ग्रीक फ़लसफ़ा और इसकी जो थॉट्स, तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ें रहती थी। और आपको पता है कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री क्या है, कि जब हमने डोमिनेट किए ये दोनों लैंड्स, रूम को भी फतह किया और फिर उस तरफ से हमने पर्जिया को भी फतह किया, जब ये दोनों जगह हमने फतह की ना, तो हमारे पास इन जगहों के जो कोर्ट के बंदे हैं, जो कि हाई, और इनके जो स्कॉलर के बंदे हैं, वो ही जो हैं वो हमारी सर्विस में आए थे। देखें, हमने ना पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा छेड़ा नहीं, यानी जो कोई एक एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम अगर चल रहा था, यानी मुसलमानों ने अगर कहीं पर हुकूमत की है ना, तो जब वो आए हैं ना शुरू शुरू में, तो जब उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट किया, जब उन्होंने विन की वॉर और जब उन उस इलाके को फतह किया ना, तो उन्होंने एक एक लिहाज से एक स्मार्ट मूव की। और अगर वो ये ना करते ना, तो वो उन कोई भी उन जगहों को ना उतनी ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। और वो ये था कि उन्होंने जो उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है ना, उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं की। ठीक है। उनको मेजॉरिटी केसेस को चलने रहने दिया। ठीक है। और उनके यहाँ बस कुछ जो ट्वीक्स थी जो है ना वो जारी रखी। एक खिलाफा की सेंट्रलाइजेशन ज़रूर थी, लेकिन बाकी जो डे टू डे टास्क है और उनकी जो मनी मैनेजमेंट है और इकोनॉमी है और जो सिस्टमेटिक है और सोसाइटी सोशल सिस्टम्स हैं, इनको नहीं छेड़ा। और मैं बताऊँ, ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है, पहले भी इस तरह हुआ करता था। तो ये होता था कि जब कोई एक जगह पर दूसरे जगह पर हुक्मरानी कर लेता था, कॉन्कर कर लेता, तो वो कोशिश करते थे कि इन लोगों के जो लार्जली सिस्टम्स है ना उनको ना ही छेड़ा जाए। ठीक है ना। और ये कभी कभी होता था जब कोई ज़्यादा विशेष किस्म की लड़ाई होती थी, उसमें ये होता था जो कहते थे कि मैं हम यानी अगली कौम का जो है वो नामो निशान मिटा देंगे। तो जब इस बात पर मामला होता था, तब ये चीज़ें होती थी कि कत्ल गारत जो है वो ज़्यादा होता था और लोगों के यहाँ भी ज़्यादा होता था। लेकिन ये हर जगह नहीं था, हर जगह नहीं था। और मुसलमानों ने भी यही मेथड अप्लाई किया, जिसके अंदर उन्होंने ज़्यादातर जो उनकी सोशल सिस्टम्स हैं और उनको वहाँ रहने दिया। अब वहाँ पर ये हुआ था कि उनके जो नॉलेज के सिस्टम है ना, उसके अंदर फ़लसफ़ा मौजूद था, यूनानी फ़लसफ़ा मौजूद था। और उनके कई मैन्युस्क्रिप्ट्स और सिस्टम और वो जो चीज़ें हैं ना वो हमने अडॉप्ट की। ठीक है। और फिर इसको कई दफ़ा लोग जो है ना वो इवेंचुअली जब हमारे पास वो लाइक फ्रॉम दैट कॉन्करिंग ऑनवर्ड्स जो है, फिर जब हमने उनका जो मामला अडॉप्ट किया, आगे चलना शुरू किया, तो उसको इस्लामिक गोल्डन एज का नाम दिया जाता है। हालांकि मैं सच्ची बताऊँ कि जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम है वो ये नहीं है, हमारी जो फर्स्ट 4 खिलाफा की जो हुकूमत है वो गोल्डन एज कहलाती है, ना कि जो ये बाद में जो है ये जो बगदाद की जो डेवलपमेंट है, ये लाइब्रेरी ऑफ बगदाद, उसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये एक वेस्टर्न लेंस से देखने वाली बात है। कि जब आप वेस्टर्न लेंस से देखेंगे ना, तो फिर उनको गोल्डन एज सिर्फ ये नज़र आएगी जिसके अंदर उन्होंने देखा है कि ये माली तौर पर जब इन्होंने तरक्की की है। ठीक है।
तो बच्चों, माली तरक्की जो है ये हमेशा याद रखें कि इस्लाम के अंदर कोई माली तरक्की या वो ये सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। कुछ हुकूमतें ऊपर आती हैं और कुछ हुकूमतें चली जाती हैं, ठीक है। अल्लाह ताला कभी किसी कौम को किसी को राइज देता है और कभी किसी को राइज देता है, ये आने जाने वाला चक्कर होता है। इसका हक से उस तरह का ताल्लुक नहीं होता कि अगर आप हक पर हैं या इस्लाम पर हैं तो फिर ही आपको हर सूरत जो है वो अल्टीमेट हुकूमत मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये अल्लाह का निज़ाम है, ठीक है। और वो उसके अंदर कुछ कौमें ऊपर जाती हैं और कुछ कौमें नीचे जाती हैं, कुछ कुछ वक्त के लिए वापस नीचे चली जाती हैं और दोबारा ऊपर आ जाती हैं, ये चलता रहता है, ठीक है। तो पॉइंट इसके इस निज़ाम के दौरान ये हुआ कि जब ये हमने कॉन्कर्स किए वो लैंड अराउंड, उनकी उनकी जो डेट बनेगी वो बनेगी 600 समथिंग, ठीक है। 6 700 के दौरान। तो 6 700 के दौरान जो है ना फिर हमारे पास जो है ना ये सारा डाटा जो है ना वो इधर आया, ठीक है। तो इस्लामिक स्टोरी है, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू कवर, ठीक है। याद रखें ज़रा कॉन्टेक्स्ट, इस बात का ज़रूर देखें कि मुसलमान जो है ना इस वक्त दे आर द बिगेस्ट फोर्स अगेंस्ट एथीज़म। उसकी वजह ये है कि जो क्रिश्चियन फ़लसफ़ा है ना, और जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, उसके अंदर कुछ बड़ी बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एथीज़म से डील तो करती हैं और काफ़ी अच्छा भी करती हैं, लेकिन इसके अंदर भी ना कुछ ऐसी कमियां कोताही हैं जो कि इस द उस रिलीजन इटसेल्फ को इतना स्ट्रांग नहीं करती, ठीक है। लेकिन हमारा जो रिलीजन है ना वो काफ़ी बेहतर तरीके से जो है एथिज्म की जो इशू है उसको हैंडल भी करता है। और उसकी वजह ये भी है क्योंकि हमारे जो पुराने जो सबसे पुराने आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो भी जो है वो यहीं से आए हैं। मिसाल के तौर पर जो इब्ने सीना का आर्ग्यूमेंट है, इमाम गजाली का आर्ग्यूमेंट है, जो आजकल भी बल्कि जो क्रिश्चियंस भी यूज़ करते हैं, वो इसी तरह का है। विलियम लेन क्रेग का मैंने जिक्र किया था कि उसका जो आर्गुमेंट था, और वो हम आएंगे यहाँ पर, एक हमारा एक लेक्चर भी है आर्गुमेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसके अंदर हम ये चीज़ें कवर भी करेंगे। अच्छा, इवन इन अर्ली एरा आवर स्कॉलर्स काउंटर दैम, ठीक है। हमारे जो मेजर स्कॉलर्स थे उनकी भी स्टोरीज हमने सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, जैसे कि एक इमाम अबू हनीफा की है और एक इमाम अहमद इब्न हंबल की भी है, इमाम इब्न तैमिया की भी है। इन सब के पास जो है एक प्रॉपर हमारे पास अकाउंट्स मिलते हैं जिनमें ये एथीस्ट के साथ इंगेज हुए हैं। We do not share the same history as we do in the share as we do not share the same conditions as that were of Christianity। देखें, हमारी स्टोरी उनसे नहीं मिलती क्योंकि हम हमारी जो स्टोरी है क्रिश्चियनिटी की स्टोरी से डिफरेंट है। Nor we had such anti-scientific sentiments or scientific ideas that directly contradict our worldview across the board in public and scholarly sphere। अच्छा, यहाँ ये मैं बताता हूँ ये पॉइंट क्या है। देखें, ये पॉइंट यहाँ पर आता है कि देखें, बाइबल के अंदर ना बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के ना नेचुरल वर्ल्ड के बारे में क्लेम्स हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के क्लेम्स हैं, जैसे कि एज ऑफ द अर्थ के मामले में, ठीक है। और उसके अलावा कि जी ये 5,000 साल या 7 8 हज़ार साल से पुरानी जो है ना उनके यहाँ ज़मीन नहीं है, ठीक है। ज़मीन बहुत ही एक रिलेटिवली न्यू इन्वेंशन है। अब इस चीज़ के साथ हमें ग्रैपल नहीं करना पड़ता, ना कभी करना पड़ा था, ठीक है। और भी जो कुरान की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स है ना उसके अंदर हमारे पास मेजॉरिटी जो साइंटिफिक डाटा है ना उससे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलती, ठीक है। तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी बड़ा ब्लो बैक है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। स्वाय सिर्फ एक है, हमारे पास सिर्फ एक इशू है जो कि डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्ट करता है साइंस की थ्योरी के साथ, एक एक मेजर इशू सिर्फ जो कि कुरान में मेंशन्ड है। उसके अलावा हमारे यहाँ वो मसला नहीं है जो कि क्रिश्चियनिटी ने फेस किया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने सिर्फ जियोलॉजी ना सिर्फ एक लिहाज से बल्कि जियोलॉजी के लिहाज से भी जो है ना ये फेस किया। कोई मुझे बता सकता है कि वो कौन सा इशू है, जो एक इशू है जो कि एक बड़ा मेजर इशू है जो कि साइंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आप कह सकते हैं कि है, उसके अलावा मेजॉरिटी केसेस में हमें कोई मसला नहीं होता। एनीबडी? एवोल्यूशन। जी बिल्कुल। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन वो वाला मामला है सिर्फ जो कि आप कह लें कि एक इस तरह की स्टैंडिंग रखता है जो कि आप कह लें कि एक डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में। बाकी उसके अलावा जो है हमारे पास, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने अदर देन जियोलॉजी भी और भी चीज़ें फेस की, उनके यहाँ जो फॉर एग्जांपल ये यानी उनके यहाँ ये जो रोटेटरी मॉडल्स और कोपर्निकन थ्योरी और इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर ज़मीन की गर्दिश के लिहाज से, वो इस तरह के मामले हमारे ये नहीं थे। क्योंकि देखें, हमारे यहाँ कोई इस तरह का कोई स्ट्रिक्ट क्लेम भी नहीं है, और अगर क्लेम
किसी स्कॉलर ने भी किया हुआ है ना, तो हमारे पास उसमें चर्च जैसी कोई बॉडी नहीं है, यानी जिसे कहते हैं ना चर्च जैसे, और चर्च की कोई स्टैंडर्ड पोजीशंस होती हैं, इस तरह नहीं है। हाँ हमारे स्कूल्स हैं, ठीक है, जैसे हनफी, शाफी, हम्बली, मालकी, लेकिन उसके अंदर हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये लोगों का, स्पेशली अगर हम कोई बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के मामले में, यानी स्पेस की चीज़ों के मामले में, तो इसमें हमें पता है कि ये इसमें इज्तिहाद का मामला है। और हमें ये भी पता है कि स्कूल के अंदर शुरू से ही ना कुछ इन चीज़ों के डिफरेंसेस मौजूद मौजूद हैं, तो हमें पता है कि इन डिफरेंसेस को किस तरह डील करना है। तो हमने कभी भी इस तरह के जो डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन वाली चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ा, या उस लेवल पे कभी भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। इवन टुडे भी अगर आप देखें, हमें याद है कि जब हम साइंस में भी पहले पढ़ते थे या डायनासोर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें हैं, ठीक है। हम कहते हैं अल्लाह ताला की क्या क्या मखलूक़ें हैं, ठीक है, अनगिनत मखलूक़ें हैं। हम तो बचपन से इस तरह की चीज़ें सुन रहे हैं और वो हमें ऑस्ट्रक होते हैं इस मामले में। लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी के यहाँ ऑपोजिट है, आपको पता है कि बाकायदा वो डायनासोर्स के ऊपर बाकायदा कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि भाई डायनासोर्स नहीं एग्जिस्ट करते थे, ये एम ही हैं, ये हैं वो, इस तक की बातें भी क्रिश्चियनिटी को फेस करनी पड़ी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के यहाँ डायनासोर्स की बोन्स दे डोंट मेक सेंस, क्योंकि वो इतनी पुरानी बोन्स होना दैट इवन एक्सीड्स 5,000 ईयर्स, 8,000 ईयर्स ओल्ड, कोई भी कोई डाटा वो उनके लिए परेशानी का बायस बना। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा बल्कि डाटा फेस करना पड़ा। और एक ग्रुप भी है क्रिश्चियंस का, जिसको कहते हैं यंग अर्थ क्रिएशनिस्ट, यंग अर्थ क्रिएशनिस्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है। और वो जो है ना, वो बाकायदा प्रूव करते हैं कि जो अर्थ की एज है ना, वो कोई 10,000 से ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ये चीज़ें देखें कि इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि हमारी स्टोरी और उनकी स्टोरी में। अगर हम आगे चलें, अच्छा जी, अच्छा, यू कैन फाइंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स और बिग थिंकर्स इन देम, ठीक है, मेनली दोज हु वर कनेक्टेड विद वेस्टर्न कंट्रीज और देयर थॉट्स, मोस्टली सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, ठीक है ना। हाँ, ये वाला अगला जो पॉइंट है, नॉर वी हैड एवर एवर सच एंटी साइंटिफिक सेंटिमेंट्स और साइंटिफिक आइडियाज कॉन्ट्रडिक्ट वर्ल्ड, हाँ, इसी में, इन पब्लिक एंड स्कॉलरली स्फेयर, ठीक है। यू कैन फाइंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स और बिग थिंकर्स इन देम, मेनली दोज हु वर कनेक्टेड विद वेस्टर्न कंट्रीज और देयर थॉट्स, मोस्टली सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, हाउएवर रिसेंटली लिबरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म रन सुप्रीम, ठीक है ना, मोर इन द अरब वर्ल्ड। अब जो है ये मामला ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डिबेट्स। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर कम थिंकर्स और फॉलोअर्स, हम एथीस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, डिबेट्स आर्ग्यूमेंट्स विद एथीस्ट इन क्लासिकल सोर्सेज, हमारी क्लासिकल सोर्सेज में भी कुछ डिबेट्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि हालांकि ये बहुत कम लोग हैं जो कि डायरेक्ट डिनायल ऑफ गॉड वाले बंदे थे, लेकिन हमारे पास एक दो बहस जो है उसकी मौजूद है। ज़्यादातर ऑब्वियसली हमें समझ आती है कि ज़्यादातर हमें उन्हीं से डील करना पड़ा जो कि खुदा पर तो यकीन रखते हैं लेकिन किसी और किस्म की डिस्टॉर्शन करते हैं। तो इमाम इब्न कसीर की हमें पता है कि जो उनकी दो बहुत बड़ी किताबें हैं, एक बिदाया व नहाया है, ठीक है, और इब्न कसीर जो तफसीर इब्न कसीर है, ठीक है। तो इसके अंदर जिक्र आता है इसमें कि सम ऑफ द अरब्स वर आस्क्ड व्हाट इज द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी, कुछ बद्दुओं ने पूछा कि भाई खुदा के वजूद की क्या दलील है। They said, "Oh, glory be to Allah. The camel's dung testifies to the existence of the camel, and the track testifies to the fact someone was walking." इसका मतलब है कि जब तुम देखते हो कि एक कैमल, अगर एक ऊंट गुजरता है और उसके किसी, यानी उसकी ड्रॉपिंग से आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर कोई जानवर गुजरा था या यहाँ रुका था, या कोई आपको स्टेप्स नज़र आते हैं तो आप कहते हो कि यहाँ से कोई बंदा गुजरा था। इसी तरह द स्काई दैट होल्ड्स द स्टार्स एंड द लैंड एंड फेयरवेज एंड द सीज दैट हैज वेव्स, डज नॉट ऑल ऑफ दिस टेस्टिफाई टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सटल नॉलेज, ठीक है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि देखें, जिस तरह आप ये निशानियां देखते हैं कि कोई बंदा यहाँ से गुजरा था, इवन तो आपने बंदे को नहीं देखा, ठीक है, जो यहाँ से गुजरा था उसके सिर्फ निशानात देखे थे, तो उससे आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि यहाँ कोई ना कोई गुजरा था। उसी तरह ये जो निशानात आप देखते हो अपने इर्द गिर्द, ये सारी चीज़ें, ये सितारे, ये दुनिया, ये सारा कुछ, ठीक है, क्या ये तुम्हें इस चीज़ की हिंट नहीं देता कि इसको सबको बनाने वाला एक खुदा भी होगा। तो ये चीज़ जो है, ये एक स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट है और ये बड़ा पावरफुल आर्ग्यूमेंट है। मैं आपको बाद में, हम इसको एक डिटेल फॉर्मेट में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं वैसे कह रहा था कि बुनियादी असल के लिए एक जिसे कहते हैं ना कि अगर आप गौर व फिक्र के लिए यही सोच काफ़ी है। देखिए, कोई भी एविडेंस या कलामी बात जो है ना, वो हतमी नहीं होगी, और उसका मकसद भी नहीं है हतमी होना, स्पेशली अल्लाह ताला के मामले में।
देखिए अल्लाह ताला के मामले में जो हतमी प्रूफ होता है ना, वो आपकी उसका उसका ताल्लुक आपकी नेचर और इंट्यूशन से हमेशा जुड़ा होगा, ना कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके एक मैथमेटिक्स के टेबल पे आप प्रूफ कर सकें या फिर आपको एक्सपेरिमेंट या लैब में कर सकें। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने खुद जो है ये पर्दे रखे हैं, ठीक है, और उन पर्दों का मकसद ही हमारा जो है वो टेस्ट करना है, ठीक है। हमारा जो इम्तिहान है वो इसी चीज़ का तो है सारा कुछ। अब हम ये सोचें या ये एक्सपेक्ट करें, ठीक है, कि इन पर्दों को हटा दिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि जब तक ये पर्दे नहीं हटेंगे तब तक वो जिसको कहते हैं ना ऐनुल यकीन जो है वो तो नहीं मिलने वाला हमें। तो ये चीज़ को बड़ा ज़रूरी सोचने वाली बात है। फिर एक और रिपोर्ट इमाम इब्न कसीर ही रिपोर्ट करते हैं, वो है इमाम अहमद इब्न हम्बल जो हैं, उनसे पूछा गया कि was asked about the existence of creator. Ahmed said, consider an impenetrable fortress without any doors or exit. एक ऐसा एक fortress का सोचो जिसके कोई दरवाजे नहीं है और ना कोई बाहर निकलने की कोई जगह है। The outside is like white silver, लेकिन बाहर जो है उस fortress का वो जो कैसल है वो बिल्कुल एक वाइट सिल्वर की तरह है। एंड इनसाइड इज लाइक शाइनिंग गोल्ड, और उसके अंदर गोल्ड भी है, ठीक है। इट इज बिल्ट लाइक दिस अंटिल इट्स वॉल्स आर क्रैक एंड आउट कम्स एन एनिमल हियरिंग एंड सीइंग विद ब्यूटीफुल। और ये इसी तरह रहता है जब तक कि इसकी दीवार नहीं टूट जाती, और जब इसकी दीवार टूटती है तो इसमें से एक जानवर निकलता है जो कि सुनता भी है, देखता भी है, और उसकी खूबसूरत आवाज़ भी है, ठीक है। तो उन्हें पूछा ये कैसा जानवर है, तो इमाम अहमद ने कहा है कि ये एक अंडे की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर से वो अंडा जिसके अंदर से एक मुर्गी का बच्चा निकलता है। जब इस तरह की चीज़ जो है वो खुदा पैदा कर सकता है तो वो चीज़ है। अब ये जो आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट उसी तरह का इंट्यूटिव आर्गूमेंट है, जिसके अंदर आप एक नेचुरल चीज़ के ऊपर जो कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं और वहाँ से जो है वो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं एक निशानी को। इमाम अबू हनीफा की बड़ी फेमस स्टोरी है, ठीक है, और वहाँ इमाम इब्ने अबी अल इज़ ने रिपोर्ट की है। इट इज सेड दैट इमाम अबू हनीफा वो जो बड़ी मशहूर थी कि कुछ फ़लसफ़ियों ने कहा कि हमने जो है आपसे ना अल्लाह ताला के वजूद के बारे में जो है ना वो बहस करनी है। तो इमाम अबू हनीफा ने उन्हें कहा कि ये उसके डिफरेंट वर्जन हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा एक मतलब ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा चलो इस टाइम पे इस जगह पर मिलते हैं। तो वो लेट गए। तो जब वो लेट गए तो उन्होंने पूछा कि आपने हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया, क्यों इंतज़ार करवाया। उन्होंने कहा इसलिए इंतज़ार इंतज़ार करवाया क्योंकि मैं रुका हुआ था, तो मेरे सामने जो है ना वो एक नदी थी, तो मैं आगे क्रॉस नहीं कर सका। तो मैं इंतज़ार कर रहा था मैं क्या करूँ, तो हुआ ये कि खुद ब खुद ही जो है ना हवा चली और एक दरख्त टूटा और फिर उसकी जो है वो कश्ती बनी, और फिर कश्ती में बैठ के जो है ना वो मैं जो है वहाँ पर पहुँच गया। तो फिर जब मैं पहुंचा तो फिर इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। उन्होंने कहा कि ये कैसी बात कर रहे हो, दिस इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो इमाम अबू हनीफा ने रिप्लाया कि इफ़ दिस इज़ इम्पॉसिबल विद अ बोट, देन हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर द वर्ल्ड इन ऑल इट्स वास्टनेस टू मूव बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर ये सिर्फ एक कश्ती नहीं इस तरह चल सकती या बन सकती, तो ये किस तरह पॉसिबल है कि पूरी की पूरी दुनिया और हर चीज़ उसके अंदर जो है वो खुद ब खुद ये चले। तो ये चीज़ जो है ये इमाम अबू हनीफा की भी जो स्टोरी हमारे पास आती है, तो ये हमें बताती है कि हमारे जो अर्ली स्कॉलर हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत जो है जो कि स्ट्रिक्ट एथीस्ट आप कह लें उनसे किसी न किसी कैपेसिटी में एंगेज किया। अच्छा, फिर इमाम गजाली जो है ना ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ साइंस एंड रिलीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ, और ये इस वजह से मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ और ये बाद में भी आएगा, क्योंकि ये है कि क्योंकि ये आप समझ ले कि हमारा जो ये जो साइंस और रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसके अंदर एक तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एज सच ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट बनाया, ठीक है। वो किस किस्म का, और ये कॉन्फ्लिक्ट बना किस तरह, मैं बताता हूँ किस तरह बना। और उसमें इमाम गजाली ये इंसाइट देते हैं, ठीक है। वो मैथमेटिक्स की मिसाल देते हुए जो है ना वो बात करते हैं, ठीक है ना। हुएवर स्टडीज दिस साइंस एडमायर्स इट्स सटलिटी एंड क्लियरनेस ऑफ इट्स प्रूफ्स, क्योंकि वो देखता है कि यार जो मैथ है ना वो बड़ी एग्जैक्ट है, ठीक है। फॉर मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नेचुरल साइंस में तो वो लोग जब वो देखते हैं कि बड़ी क्लियर है अपने प्रूफ देने में अपनी आगे चीज़ों में, तो हिज कॉन्फिडेंस इन फिलोसफी इंक्रीजेस। तो उस फलसफे के अंदर या मैथमेटिक्स या इस तरह की जो, क्योंकि उस वक्त जो है वो नेचुरल फिलोसफी वो सारा एक ही सब्जेक्ट कहलाता था, तो इस वजह से जो है ना यहाँ मुराद डिफरेंट है।
and he thinks that all its department are capable of the same clearness and solidity of proof. जब वो देखता है कि अच्छा फिर फलसफे के अंदर उसका एतमाद बनता है ना, तो कहता है कि इसकी सारी साइंसेस जो है ना वो इतनी ही क्लियरनेस और सॉलिडरिटी के साथ जो है ना हमें एविडेंस दे सकती है। तो होता ये है कि when he becomes unaware of unbelief and rejection of religion on part of these learned men, he concludes that rejection of religion is reasonable। तो होता ये है कि अगर ऐसे लोगों में से जो कि ये फलसफा और साइंस या मैथ पढ़ाने वाले जो लोग हैं, अगर ये जब दीन को रिजेक्ट करते हैं तो ये तो बड़े स्मार्ट लोग हैं, ठीक है, ये बड़े अक्लमंद लोग हैं। अगर ये दीन को रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब दीन को रिजेक्ट करना जो है बड़ी रीजनेबल बात है। समझ आई बात की? तो ये जो चीज़, ये थिंकिंग, सेम थिंकिंग जो है ना वो यहाँ पर भी पाई जाती है, ठीक है, आजकल के मामले में। तो ये चीज़ें, इट डज नॉट फॉलो दैट अ मैन हु एक्सेल्स इन वन ब्रांच ऑफ नॉलेज, फिर इमाम गजाली इस बात को क्लियर करते हैं। इट डज नॉट फॉलो ये दैट मैन हु एक्सेल्स इन वन ब्रांच ऑफ नॉलेज एक्सेल्स इन ऑल अदर्स, नॉर दैट ही शुड बी इक्वली वर्स्ड इन ज्यूरिस्प्रूडेंस, थियोलॉजी, मेडिसिन और हर चीज़ के अंदर, ठीक है ना। इट इज़ पॉसिबल टू बी इंटायरली इग्नोरेंट ऑफ मेटाफिजिक्स एंड येट बी एक्सलेंट ग्रामरियन, ठीक है ना। तो लोग क्या कहते हैं कि लोग अगर एक बंदे को देखते हैं कि बहुत ही कमाल है एक फील्ड के अंदर, तो वो समझते हैं कि हर चीज़ के अंदर बहुत कमाल है, और उससे वो फिर हर चीज़ के सवालात पूछना शुरू कर देते हैं भाई ज़िंदगी में। मतलब यानी अगर किसी ने, मिसाल के तौर पर, हमारे यहाँ क्या होता है देखें, ये नेचुरली ना इंसान की फितरत में इस तरह के है, ठीक है। कोई बच्ची है, उस छोटी सी बच्ची है, उसने कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोई कंप्यूटर का एग्ज़ाम पास किया, माइक्रोसॉफ्ट का उसने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह ले लिया। तो हम उसे उठा लेंगे, उसको इंटरव्यू में बिठाएंगे, फिर उसे पूछेंगे आपकी ज़िंदगी गुजारने के क्या, फिर उसको मॉर्निंग शो पे बुला के पूछेंगे जी जी ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीके जो है ना वो हमें समझाए वो, ठीक है ना। तो इस तरह के फिर सवालात उससे फिर उसको फेंके जाते हैं। अच्छा ये जो भी कर रही है ना सही कर रही है, क्योंकि इसने वो जो अपना क्या कहते हैं कोई एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है ना, बहुत अच्छा किस्म का, और बड़ी यंग एज में किया। तो आप समझें कि ये थिंकिंग इस तरह की चलती है। इसका ताल्लुक जो है रियलिटी के साथ नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो बच्ची, अगर उसने वो माइक्रोसॉफ्ट का एग्ज़ाम पास कर लिया तो वो बाकी जगह पर, क्या वो ग्रामर में अच्छी है, अरबिक में अच्छी है, मेटाफिजिक्स में अच्छी है, या बाकी चीज़ों में अच्छी है। शी कैन बी कम्प्लीटली इग्नोरेंट ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है ना। इखलाकियात में कैसी है, या मतलब यानी कुरान की साइंसेस में, मोरल साइंसेस में कैसी है। तो अब होता ये है कि, लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं अच्छा अगर ये यहाँ स्मार्ट है तो सब बाकी जगह पे स्मार्ट होगी, और वो फिर हर किस्म के सवालात और जो गाइडेंस है ना वो वहाँ से लेना शुरू कर देते हैं। तो ये नेचुरल चीज़ है। अच्छा, इमाम गजाली फिर एक और साइड भी कहते हैं कि एक और मसला, चलो वो कहता है कि चलो वो तो मसला है लोगों का, लेकिन एक और मसला उन मुसलमानों की तरफ से भी है कि हु थिंक्स द बेस्ट वे टू डिफेंड रिलीजन इज बाय रिजेक्टिंग ऑल द एग्जैक्ट साइंसेस। कुछ इस तरह के लोग भी हैं, फिर क्या करते हैं, वो ना सिर्फ वो फिर सारी इस पूरी साइंस का ना उसके दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। accusing their professor of being astray, he rejects their theories of eclipses of the sun and moon। और फिर वो जो भी उसकी थ्योरीज होती हैं सन और मून के बारे में, उस सबको जो है ना वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रोफेसर जो होते हैं इस जगह के, या जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं कि उनको ये लोग गुमराह हैं, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वही जो आपको पता है कि बड़ी मशहूर वीडियो है जो हमने देखी थी कि जी बेटा दुनिया तो मतलब यानी दुनिया तो साकिन है, ठीक है ना, वो वाली चीज़। क्योंकि फलाने इमाम ने जो है ना वो कहा हुआ है अपनी किताब के अंदर कि जी ये जो दुनिया है वो बिल्कुल साकिन है, वो हिल ही नहीं सकती, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना बात को। तो अब ये चीज़ है कि वो कुछ लोग फिर क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि फिर जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट पहले जनरेट करते हैं, और फिर आपस में जो है ना वो यानी एक दीन के साथ ना मतलब अनइंटेंडेड लड़ाई जनरेट होती है। किस तरह, क्योंकि इस तरह की थिंकिंग होती है कुछ लोगों की। तो वो क्या करते हैं कि वो फिर ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं उसको डिफेंड करने में, और चीज़ों को और साइंसेस को रिजेक्ट करने में, ठीक है। भाई कुछ डिपार्टमेंट्स को कुछ जगह पर रहने दिया जाए, वो बेहतर चीज़ होती है। These accusations are carried far and wide। फिर होता क्या है कि ये चीज़ें मशहूर हो जाती हैं, and they reach the ears of philosophers who knows that these theories rest on infallible proofs। Far from losing confidence in them, he believes on the contrary that Islam has ignorance and denial of scientific proofs for its basis, and devotion to philosophy increases with hatred to religion। अब होता ये है कि जब वो ये सुनता है कि अच्छा फलाने को भी काफिर करार दे दिया, फलाने को भी काफिर करार दे दिया उसकी साइंस की वजह से, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है
कि वो उसके ऊपर तो उसका यकीन नहीं हटता जो उसके फलसफे या उसकी थ्योरी के ऊपर होता है उसका, लेकिन दीन से वो दूर जरूर हो जाता है जब वो चीज़ें ये सुननी शुरू कर देता है। तो ये दोनों इमाम गजाली ने, इमेजिन करें, देखिए 450 450 हिजरी 1058 सीई, इसके अंदर जो है ये बातें जो है हमारे सामने रख दी थी। ठीक है। और अभी भी, आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट, दो लेवल के कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। ठीक है। एक बंदे जो कोई भी चीज़ में एक्सेल करता है उसको फिर हर चीज़ में अपना वो पीर मान लेते हैं, और दूसरी जगह क्या होता है कि वो आके पूरी की पूरी रिजेक्शन करना शुरू कर देते हैं हर किस्म की जो साइंस की, क्योंकि उनको फील होता है कि इसका दीन से कोई इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट है, हालांकि नहीं भी होता। ठीक है। एनी हाउ, उसने कहा कि इट इज़ देयर फॉर ग्रेट इंजरी टू रिलीजन टू सपोज दैट डिफेंस ऑफ इस्लाम इन्वॉल्व्स द कंडेमनेशन ऑफ दीज एग्जैक्ट साइंसेस। तो ये बहुत दुख, मतलब यानी एक इंजरी होती है, हमारे अपने दीन को ही नुकसान पहुंचता है जब हम कहते हैं कि जब तक हम ये मैथ्स या फिजिक्स की नफ़ी नहीं करेंगे तब तक जो है ना इस्लाम जो है ना वो उसका दिफा नहीं होगा। द रिलीजियस लॉ कंटेन्स नथिंग विच अप्रूव देम और कंडेम्स देम एंड इन देयर टर्न दे मेक नो अटैक ऑन रिलीजन। ठीक है। तो जो हमारा शरिया है वो ना कोई ऐसी चीज़ करता है जो उसको, यानी वो एक मुबाह का स्टेटस होता है, और इन देयर टर्न, और वो भी जो है वो कोई दीन के ऊपर कोई हमला नहीं करते। अच्छा हाँ, ये नहीं है कि देखें, ये उस कई मामलों में ना इस तरह भी नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ मामलों में इवन साइंस की थ्योरीज जो हैं वो दीन के मामलों में इंटरजेक्ट करती हैं, और कुछ जो दीन की थ्योरीज हैं वो भी साइंस के मामलों में इंटरजेक्ट करती हैं। जैसा कि अभी हमने पहले बात किया कि जैसा कि एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, ऐसे मामलात आते हैं। ठीक है ना। मैं बस पहले ही कह रहा था कि बस इस्लाम ने कम फेस किए हैं, लेकिन इस तरह के मामलात होएंगे, आएंगे। ठीक है। क्योंकि देखें, कुछ किसी न किसी कैपेसिटी पे इस्लाम भी जो है वो नेचुरल वर्ल्ड के बारे में ही स्टेटमेंट्स दे रहा है, और साइंस भी समटाइम्स यही करती है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इमाम इब्न तैमिया ने भी इसका बहुत अच्छा जवाब दिया है। अच्छा जी, तो हम आते हैं थोड़ी बहुत ही, ये तो मैंने आपको तमहीदी बात इसलिए बतानी थी कि देखें ये जो आजकल का मामला है ना उसके अंदर हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अनफाउंडेड, यानी इसकी बुनियाद भी है। लेकिन अब हुआ ये कि इसी मामले में, ये जो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं ना, ये जो फलसफी थे जिन्होंने इस तरह के अटैक्स फेस किए, ठीक है, वो कौन लोग थे? ठीक है। तो हमारी हिस्ट्री में ऐसे लोग मौजूद थे। तो अच्छा, एक मिनट, हाँ जी, इसमें क्या है कि मोर स्पेसिफिकली फ्री थिंकिंग माइट बी डिफाइंड एज इंडिपेंडेंट थिंकिंग। अच्छा, एक और चीज़ बताता चलो, देखिए हमारी हिस्ट्री के अंदर ना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रिक्ट एथियस्ट कम ही आए हैं। ठीक है। लेकिन फ्री थिंकर्स थे, और वो जो है वो क्या कहते हैं कि दीन पे डाउट करना जो है वो वहां तक गए थे। लेकिन खुदा का इनकार जो है ना वो बहुत थोड़े इक्का दुक्का ही होंगे। ठीक है। और उसके अंदर कुछ ये वर्क्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं, उनके वर्क से निकालते हैं कि कुछ एथीज जो एक दो थे वो कौन थे। लेकिन याद रखें कि उनके दीनी ख्यालात का उतना इम्पैक्ट कभी नहीं रहा। लेकिन एनी हाउ, इसमें ये है कि विद इन इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट फ्री थिंकिंग का क्या मतलब है, यानी फ्री थिंकर्स यानी वो लोग जो कि जिसे कहते हैं आज़ाद ख्याल, उस वक्त भी जो ये टर्म अगर थी तो उसको क्या समझा जाता था? नंबर ए, ही रिलाइज अपॉन नेचुरल रीजन अलोन एज अ मीन्स टू रीच द ट्रूथ। नंबर वन, उससे मुराद ये है कि वो ये समझते हैं कि जो आपकी दिमागी रीज़न है वो मेजर या बड़ी सोर्स है सच को मानने के लिए। ठीक है ना। नेचुरल रीज़न, ठीक है, अकल, अकल जो है वो सुपीरियर है। दूसरी है रिजेक्ट द अथॉरिटी एंड वेरासिटी ऑफ रेवलेशन प्रोफेसी एंड ट्रेडिशन। यानी कहने का मतलब है कि दूसरी चीज़ वो ये कर सकता है कि इस चीज़ पे शक दे सकता है कि जो कुरान है वो जो है किसी खुदा का कलाम नहीं। ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, ये चीज़ें हमें इस्लामिक ट्रेडिशन में मिलती हैं जब हम कहते हैं आज़ाद ख्याल या एथियस्ट या स्केप्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें। तो हमारे पास कौन कौन बंदे मिलते हैं? अबू नवास एक पोएट था, फिर अबू ईसा अल बर्राक, इब्न अल रवांदी, अबू बकर अल राजी, अलमारी और उमर खयाम। ठीक है ना। इनकी जो पोएम्स और राइटिंग्स है ना इन बंदों की, हमें इनके अंदर ये जो ऊपर वाले ए और बी है ना ये वाले कुछ आंसर मिलते हैं। ठीक है। ऑल दो इसमें कुछ कुछ के बारे में बहस है, कुछ कहते हैं बाकायदा नहीं वो उल्टा
डिफेंडर से। जैसे अबू बकर अल राजी के बारे में हमें मिलता है कि वो तो बाकायदा दिफाई पोजीशन उसने इख्तियार की। अबू नवास जो है ना, उस उसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड पोइम, ये जारी बात है कि ये पोइम्स के अंदर ये कहते थे कई चीज़ें। बेस्ट नोन फॉर इज वाइन एंड एरोटिक पोइट्री, ठीक है। अबू नवास की जो राइटिंग है उसके अंदर सबसे, आप देख सकते हैं कि किस किस किस्म के लोग भी थे जिन्होंने अगर ये रास्ता इख्तियार किया भी था, जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम जिसे कहते हैं उसके अंदर, तो उनके अपनी आदत भी कैसी थी वो भी हम देख सकते हैं। दूसरी ये है कि इसकी जो सबसे मशहूर वर्क है वो दीवान के नाम से है, और उसमें यह है कि वॉल्यूम ऑफ पोइट्री दैट एक्सप्लोर्ड रिलीजन, प्लेजर एंड होमो एरोटिसिज्म, यानी इवन होमोसेक्सुअल एलिमेंट्स भी जो हैं इसके अंदर लिखे गए थे। इट इज़ ऑल्सो मैंशनड अ थाउजेंड एंड वन नाइट्स एज ए करेक्टर, ठीक है ना। तो ये बहुत मशहूर स्टोरी बुक है अ थाउजेंड एंड वन नाइट्स, उसके अंदर ये एज अ करेक्टर भी आया। एनी हाउ, इसकी कुछ कोट्स जो है ना ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। दैट इज डिसोबे द टायरेंट ऑफ द हेवंस, ठीक है। यानी ये खुदा के बारे में इस किस्म के जो मतलब यानी स्टेटमेंट्स दिए हैं। I have will scatter God and gold to be four winds. I delight what the book forbids and flee what is allowed. यानी मैं जिस चीज़ से ये खुदा की किताब मुझे रोकती है मैं उसके अंदर खुश होता हूँ, और जो उससे भागता हूँ जिसकी जिसकी इजाज़त दी जाती है। आगे अबू ईसा अल वर्राक, याद देखें ये जो नाम है ना, ये इवन मॉडर्न एक्स मुस्लिम्स है ना उन्होंने भी अपने पेन नेम्स में ये रखे हुए हैं। इब्न अल वर्राक जो है ना एक बड़ा मशहूर राइटर है, एंटी इस्लाम राइटर, स्पेशली 90s के अंदर आया था। इसने इस्लाम के बारे के अगेंस्ट बड़ी किताबें लिखी थी। उसने अपना नाम इसीलिए चुना इब्न वर्राक क्योंकि इस बंदे की वजह से, ठीक है। He who orders his slave to do things that knows him to be incapable of doing, then he punish them is a fool. इसमें ये अगला जो बंदा हम पढ़ेंगे इब्न अल रवांदी का दोस्त भी था ये, ठीक है। और मैंने ये भी लिखा है कि वो इब्न वराक ने अपना पेन नेम भी यहाँ से लिया, ठीक है। ये शुरू में शिया स्कॉलर था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसने ये अपनी फिलोसफी थोड़ी सी चेंज कर दी। इसने जो है ट्रिनिटी के अगेंस्ट भी लिखा, ठीक है। और उसके अलावा और भी चीज़ें। अब इसके इस बंदे के बारे में ऑब्वियसली कुछ बहस मौजूद है। कुछ कहते हैं कि ये उस तरह इसने रिजेक्ट नहीं किया था लेकिन खुदा को, लेकिन फिर भी जो है इसको उनमें से माना जाता है, उस लिस्ट में डाला जाता है। इब्न अल रवांदी एक और पर्सन है, ठीक है। ये भी उसी का ही अबू ईसा अल वराक का स्टूडेंट था, ठीक है। और ये बकायदा इसने गुस्सा भी शो किया, ठीक है। तो और उसके अलावा इसकी भी अ, इसकी भी राइटिंग बड़ी एक्सट्रीम थी खुदा के अगेंस्ट जो है। लेकिन याद रखें इसमें खुदा की रिजेक्शन नहीं है यहाँ के, बल्कि खुदा का क्रिटिसिज्म है, तो एक किस्म का, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी हैं। अच्छा, फिर अबू बकर अल राजी, ठीक है। अच्छा, ये वो वाले इमाम राजी नहीं है, ये एक और बंदा है अबू बकर अल राजी, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट, और ये चीज़ था। सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इसके बारे में आता है। लेकिन ये रीज़न को काफ़ी प्रेसिडेंस ज़रूर देता था, और कुछ क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन मौजूद है इसकी राइटिंग में, लेकिन इसके अंदर हमें डिफेंस ऑफ रिलीजन भी मिलता, ठीक है। और इसके अंदर इसलिए हमारे पास ऑपोजिट अकाउंट्स मौजूद हैं जो कि इसको ये भी कहते हैं कि इसने, फॉर एग्जांपल ये जो नीचे एंड पे जो दो है ना, कैलबेरूनी ने जो इसकी बिब्लियोग्राफी लिखी थी ना, उसके अंदर दो इसकी हेरेटिकल बुक्स के बारे में लिखा है, जिसके अंदर इसने, इसमें यह था कि ऑन प्रोफेसीज, प्रोफेसीज के, जिसमें उसने अध्ययन के खिलाफ लिखा, ठीक है ना। और फिर हलाल मुब्तदीन यानी ऑन द ट्रिक्स ऑफ फॉल्स प्रॉफिट, उसके अंदर भी, ठीक है। इसमें इसने बकायदा बहस की कि अम्बिया की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। अब ये देखें, याद रखें कि किताबें जो हैं वो मंसूब की जाती हैं, ज़रूरी नहीं है वो उनके हों। हमें एक और अलबरूनी फिर एक और लिस्ट भी देता है जिसमें इसने जिसमें दीन का दिफा भी किया, ठीक है। और उसमें उसमें उल्टा आता है, अल वजूब दावत नबी, ठीक है ना, ऑब्लिगेशन ऑफ टू प्रोपगेट द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट दोज हु डिनाइड प्रोफेसीज, यानी बिल्कुल ऑपोजिट किताब, यानी उनके खिलाफ लिखना या काम करना जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रोफेसीज है उनके खिलाफ लिखते हैं। और दूसरी किताब जो है अ मैन हैज़ अ वॉइस एंड अ परफेक्ट क्रिएटर, और ये फी अना अल इंसान अल खालिकीन, जो ये जो दूसरी किताब है ये बाकायदा इस बारे में है कि खुदा की परफेक्शन ऑफ क्रिएशन के बारे में, ठीक है।
तो इस वजह से कुछ हमें ये भी मिलते हैं। एनी हाउ, आखिरी बंदा हमारे पास अबू अला अल मारी है, ठीक है ना। और अरब फॉइट लिंग्विस्ट और सीरिया से था। और ये जो बंदा है ना, ये काफ़ी सवेयर था रिलीजन के अगेंस्ट। ये ब्लाइंड हो गया। ही अटैक्ट ऑल रिलीजन्स, ठीक है। और उसमें कहता था कि, और ये अकेला रहा करता था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और इसमें ये भी है, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट वीगन्स भी इसमें आता है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। अगर कोई जो वीगन है, जो कहते हैं कि हम मीट एनिमल्स नहीं खाएंगे, तो उसमें से एक इसकी भी मिसाल भी है। और इसने जो है काफ़ी हैवी स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी थी इस्लाम के मामले में। उमर ख़याम के बारे में भी हमारे पास ऑपोजिट रिपोर्ट है, लेकिन ये लोग हैं जो मशहूर भी हुए थे। और इनकी जो पोइट्री है उसको वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि इसको सूफ़ी, अगर आप इसको सूफ़ी पोइट्री के अंदाज से देखें तो ये सारी जो है वो ब्लास्फेमी नहीं है। बिल्कुल भी इसने रुबायात के अंदर खुदा या उसके ख़िलाफ़ बात नहीं की। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये ना एक ये अजीब सी मिक्स होता है कई दफ़ा सूफियों के यहाँ भी ना, कि इस अजीब किस्म की जो है ना वो गुस्ताखियाँ लिख देते हैं वो। और फिर उसको जब आप एक सूफी एंगल देंगे तो वो फिर जो है वो गुस्ताखी गुस्ताखी नहीं रहती, वो कोई बहुत ही कोई दाना सी कोई बात बन जाती है। तो एक्सटर्नल राइटर्स जो हैं वो इसके बारे में भी इसी वजह से कॉन्फ्लिक्टेड। लेकिन एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं कहना ये चाह रहा था कि हमारे पास जो जिसको हम गोल्डन एज कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बगदाद है, तो पहली बात ये है कि वो गोल्डन एज हमारी है नहीं। हमारी गोल्डन एज वो एज होती है या वो होनी चाहिए जिसमें हम मोरली सबसे अच्छे हैं। यानी हमने अच्छाई और बुराई को सही तरीके से जो है वो होल्ड करके रखा। हमने दीन के, अल्लाह ताला के दीन को फैलाया और उसमें जस्टिस को फैलाया। इसमें हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर हमने कोई टेक्नोलॉजी इख्तियार की या ये किया या वो किया। और हमारे माइंडसेट इस तरह के बने हुए हैं कि जब तक हमारे पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती तो तब तक जो है ना हम उसको सक्सेस का क्राइटेरिया के साथ जोड़ देते हैं। एनी हाउ, हमास भाई, शिफ्टिंग। जी आखिरी जी, आखिरी मिनट रह गया, वो फिर वो मसला हो जाएगा। चलें ठीक है, ठीक है। 10 मिनट वाला। जी। चलें, मैं बंद कर रहा हूँ। ओके।